नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी घर। हमारा लड़का निकम्मा है, श्री कपूर अपनी पत्नी से कह रहे थे, लेकिन इसका भी ध्यान रख रहे थे कि लड़का सुन ना ले। वे बोले, न जाने ये बड़ा होकर क्या करेगा, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता। सूरज के पिताजी व्यापारिक यात्रा से लौटे थे और अपने बेटे की स्कूल रिपोर्ट पहली बार देख रहे थे। रिपोर्ट में लिखा था, क्रिकेट में अच्छा, पढ़ाई में कमजोर, कक्षा में मन नहीं लगाता। सूरज की माँ शांत स्वभाव की संजीदा महिला थी। वो कुछ नहीं बोली। सूरज बिना कुछ बोले खिड़की पर खड़ा था। वह बाहर रिमझिम बौछारों को देख रहा था जो उद्यान में फुसफुसाती सी लहरा रही थी। उसकी काली आंखों में गुस्सा भरा था। घनी भवें तनी थी और वो बगावत के मूड में था। उसके पिताजी बोले जा रहे थे, अगर वो अच्छे नतीजे नहीं ला रहा तो उसकी पढ़ाई पर खर्च करने का क्या फायदा। वो घर आता है, 3 लड़कों के बराबर खाता है, पैसे लेता है और फिर दोस्तों के साथ बाहर आवारागर्दी करने चला जाता है। श्री कपूर कुछ देर चुप रहे, ये सोचकर कि सूरज कुछ जवाब देगा और उन्हें फिर उसे डांटने डपटने का कारण मिल जाएगा। लेकिन सूरज को पता था कि उसकी खामोशी से पिताजी को और चिढ़ छूटेगी। वो अक्सर अपने पिताजी को चिढ़ते देख मजे लेता था। श्री कपूर आखिरकार बोले, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर बेटा तुम नहीं सुधरते तो घर से निकल जाओ। इस तरह सूरज से सीधे यह बात कहकर वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। सूरज कुछ देर खिड़की पर खड़ा रहा, फिर मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर बारिश में निकल गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसकी माँ का उसे पुकारने का मन हुआ, लेकिन वह चुप रही और मुड़कर रसोई में चली गई। रिमझिम बारिश में खड़े हुए सूरज ने मुड़कर घर की ओर देखा। मैं उनके बिना रह सकता हूँ। अगर वो चाहते हैं कि मैं घर लौटूं, तो वे इसके लिए मुझे आकर मनाएं। उसने हाथ अपनी जेब में डाले और सड़क पर चल पड़ा। उसे आज़ादी का एहसास हो रहा था। उसकी अंगुलियां एक परिचित करारी चीज को छुआ। ये 5 रुपए का नोट था। उसके पास बस इतने ही पैसे थे। उसने नोट को कसकर पकड़ लिया। वो इस पैसे से सिनेमा देखना चाहता था, लेकिन अब उसे कुछ ज्यादा जरूरी काम करने थे। उसे पक्का नहीं पता था कि ये जरूरी काम क्या होंगे, लेकिन उस वक्त वह गुस्से में था और उसका दिमाग व्यवहारिक रूप से नहीं सोच रहा था। वो बारिश से बेखबर मैदान में पहुंच गया। जब वो मैदान में पहुंचा तो सूरज निकल आया। हालांकि अभी तक रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन लगता था कि सूरज ने फिर से उसका जोश बढ़ा दिया। उसे अपने दोस्त रंजी की याद आई। उसने कोई काम मिलने तक रंजी के घर रहने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर कोई काम नहीं मिला तो वह ज्यादा समय तक घर से दूर नहीं रह सकेगा। उसने सोचा कि एक 13 साल के लड़के को क्या काम मिल सकता है। उसने घरों में अखबार डालने या बाजार में किसी छोटी सी चाय की दुकान में चाय लगाने की कल्पना नहीं की। इससे तो ग्राहक भरना कहीं बेहतर था। बारिश पूरी तरह थम गई। सूरज तेजी से मैदान पार कर एक एकांत सड़क पर चलता हुआ रंजी के घर पहुंच गया। गेट पर पहुंचकर उसका दिल बैठ गया। घर बंद था। सामने के दरवाजे पर ताला लगा था। सूरज ने घर के 3 चक्कर लगाए, लेकिन उसे कोई दरवाजा या खिड़की खुली नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद परिवार सुबह कहीं गया होगा, पिकनिक पर या जन्मदिन मनाने। दोपहर के खाने के लिए तो वापस आ ही जाएगा। उसका उत्साह फिर बढ़ने लगा। वह बाजार की तरफ सड़क पर लापरवाही से घूमने लगा। सूरज को बाजार बहुत अच्छा लगा। वहाँ अनेक तरह की ढेर सारी चीजें, बाजार की खुशबू और रंग के साथ साथ लाउड स्पीकर पर बजता संगीत उसे बहुत पसंद आया। धीरे धीरे चलता हुआ वो एक चाय पकौड़े की दुकान पर पहुंचा। दुकान के भीतर से आ रही भूख बढ़ा देने वाली खुशबू से वह ललचा गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो खाना रंजी के घर खाएगा और पैसे को किसी और चीज पर खर्च करेगा। वो खिलौनों की दुकान पर ग्लास केस में रखे बड़े पीले रंग के यो के पाने की लालच को रोक ना पाया। यह विभिन्न रंगों के कांच के टुकड़ों से बना था और सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। सूरज ने पूछा, कितने का है? दुकानदार ने कहा,
2 रुपए का, लेकिन तुम्हारे जैसे नियमित ग्राहक को मैं 1 रुपए में ही दे दूंगा। सूरज ने सोचा ये जरूर पुराना होगा, फिर भी उसने 1 रुपए में वो योयो खरीद लिया। उसने उसी वक्त उसे चलाना शुरू कर दिया। वो बाजार में योयो को अपनी तर्जनी उंगली से ऊपर नीचे झुलाता चला जा रहा था। जेब में रखे बाकी 4 नोटों पर उंगलियां फेरते हुए उसे प्यास लगी। नल के पानी फेनिल पे से नहीं बल्कि वनीला मिल्क शेक से उसकी प्यास बुझनी थी। उसने एक टेबल पर एक्स्ट्रा से मिल्क शेक पिया। उसकी नजर दीवार घड़ी पर गई। करीब 1 बज रहा था। अब तक रंजी और उसका परिवार लौट आया होगा। सूरज कुर्सी से सरका और उस ड्रिंक का पैसा दिया। अब उसके पास 2 रुपए बचे थे। वो मटर गश्ती करता हुआ बाजार की सड़क पर चला। उसके साथ चलने वाले योयो की आवाज उसे बड़ी तसल्ली दे रही थी। रंजी का घर अब भी बंद था। इसकी सूरज को उम्मीद नहीं थी। उसने शीघ्र ही घर के आसपास चक्कर लगाया, लेकिन उसमें पहले की तरह ताला लगा था। दूसरा चक्कर लगाते समय उसे एक माली मिला जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा रही होगी। उसने पूछा, सब लोग कहाँ गए? माली ने सूरज की ओर गौर से देखा और देखते हुए जवाब दिया, 1 हफ्ते के लिए दिल्ली गए हैं। क्यों, क्या कोई खास बात है? सूरज उस माली को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने माली को बिना झिझक बता दिया, मैं घर से भागा हूँ। रंजी के यहाँ रहने वाला था। अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है। बूढ़े माली ने कुछ देर सोच विचार किया। उसके चेहरे पर अखरोट जैसी झुर्रियां थी। उसके हाथ और पांव कठोर और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और काफी कुछ जवानों जैसी थी। वह अंशकालिक माली था जो सड़क पर बने अनेक घरों में काम करता था। शहर के इस हिस्से में बड़े बगीचे नहीं थे। उसने कहा, घर वापस क्यों नहीं चले जाते? सूरज ने कहा, अभी जाना बहुत जल्दी होगा। अभी तो मैं वास्तव में भागा ही नहीं हूँ। उन्हें पता तो चले कि मैं भाग गया हूँ, तब उन्हें दुख होगा। माली मुस्कुरा कर बोला, तुमने बेहतर योजना बनाई थी। क्या तुमने कुछ पैसे बचाए हैं? मेरे पास सुबह 5 रुपए थे, अब 2 रुपए बचे हैं। उसने योयो की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम इसे खरीदोगे? माली बोला, मुझे इसे चलाना नहीं आता। सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम घर वापस चले जाओ, रंजी के लौटने का इंतजार करो और फिर घर से भागो। सूरज इस दिलचस्प सलाह पर गौर कर इस नतीजे पर पहुंचा कि बात में दम है, लेकिन उसने तुरंत फैसला नहीं किया। माता पिता को कुछ दुविधा में रखना अच्छा होगा। वो लौटकर मैदान के घास पर बैठ गया। बैठते ही उसे भूख लगने लगी। उसे इतनी तेज भूख पहले कभी नहीं लगी थी। तंदूरी चिकन और रसभरी चमकती मिठाइयों की तस्वीरें उसके सामने नाचने लगी। उसने सोचा कि क्या खिलौना बेचने वाला या योयो वापस ले लेगा। शायद आधी कीमत में ले ले, लेकिन उसे जितने खाने की जरूरत थी उतना ही योयो से लगाव भी। घर वापस जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। उसे भरोसा था कि माँ तो अब तक परेशान हो ही गई होगी। पिताजी चिंता में बरामदे में चहलकदमी करते हुए बार बार घड़ी देख रहे होंगे। उनके लिए ये एक सबक होगा। वो घर इस तरह जाएगा मानो कि उन पर एहसान कर रहा हो। उसे पूरी उम्मीद थी कि उन्होंने उसका दोपहर का भोजन रख दिया होगा। सूरज बैठक के कमरे में गया और योयो को सोफे पर पटक दिया। श्री कपूर अपने पसंदीदा सोफे पर बैठे दफ्तर जाने से पहले अखबार पढ़ रहे थे। सूरज के कमरे में आने पर वो कुछ देर खड़े हुए और बोले, तुम देर से आए हो। इतना कहकर वो फिर अखबार पढ़ने लगे। सूरज रसोई में गया जहां माँ भी थी और खाना भी था। वो उससे कुछ नहीं बोली, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्होंने पूछा, भूख लगी है बेटा? सूरज ने कहा, नहीं, और थाली लेकर खाने पर पिल पड़ा। जब वह बैठक के कमरे में लौटा तो पिताजी को योयो से खेलने की कोशिश करते देख आश्चर्य में पड़ गया। श्री कपूर ने पूछा, तुम इस गामड़ चीज को कैसे चलाते हो? सूरज ने जवाब नहीं दिया। वह पिताजी के अनाड़ीपन को देखकर खड़े खड़े मजा लेता रहा। आखिर वह खिलखिलाकर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने कहा, बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हूँ। उसने पिताजी से योयो लिया और चलाकर दिखाया। जब श्रीमती कपूर कमरे में आई तो बाजार के इस सस्ते खिलौने से खेलने में इतने ज्यादा तल्लीन अपने पति और बेटे को देखकर
उन्हें जरा भी ताजुब नहीं हुआ। वो इस तरह की बेतुकी बातों की आदी हो चुकी थी। पुरुष सचमुच कभी बड़े नहीं होते। श्री कपूर भूल ही गए कि उन्हें दफ्तर जाना है और सूरज भूल गया घर से भागने की बात। वे दोनों सुबह की कटता भूल गए थे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं अधूरी प्रेम कहानी। अपने अच्छे दिनों में एक दूसरे से प्यार करने वाले प्रशांत और सौम्या आज एक दूसरे से बहस कर रहे थे। दोनों अपने आप को सही साबित करना चाहते थे। मेरे प्यार को तुम गलत समझ रहे हो प्रशांत, सौम्या गुस्से में कहा, जिसे सुनकर प्रशांत का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया था। प्रशांत ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, सौम्या, मैं तुम्हारे प्यार पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे कुछ समय मांग रहा हूं ताकि मैं जीवन में वही मुकाम पा सकूं जिसे देखकर तुमने मुझसे प्यार किया था। सौम्या बोली, पता नहीं तुम कब तक उस मुकाम पर पहुंचोगे। मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं क्या कर सकती हूं। आज से करीब 2 साल पहले प्रशांत जिस कंपनी में मैनेजर था, वहां सौम्या एक छोटी सी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी। प्रशांत ने उसकी क्वालिफिकेशन देखकर उसे नौकरी पर रख लिया। सौम्या के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी प्रशांत ने उसे रखा और धीरे धीरे वह काम सीख गई। कुछ समय बाद सौम्या का प्रमोशन हो गया, जिसके लिए वह प्रशांत का एहसान मानती थी। अपने घर पर भी प्रशांत की बहुत तारीफ करती थी। उसकी बातों को सुनकर एक दिन उसकी मम्मी सुशीला जी ने सौम्या से पूछा, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते? अगर तुम दोनों में ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। नहीं मम्मी, आप कैसी बातें करती हो? कहाँ वो और कहाँ मैं? मेरी उनसे कोई बराबरी नहीं है। मेरे जैसे करीब 200 एम्प्लाई वो संभालते हैं। ये कहकर सौम्या अपने कमरे में चली गई। सौम्या को रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। कहीं मम्मी की बात सच तो नहीं? क्या पता वो मुझसे प्यार करते हों। इसी उधेड़बुन में रात बीत गई। सुबह जब सौम्या ऑफिस पहुंची तो प्रशांत ने कहा, सौम्या, आज तुम्हें मेरे साथ मीटिंग के लिए चलना है। कुछ ही देर में सौम्या और प्रशांत दोनों एक कैफे में पहुंच गए। प्रशांत किसी से फोन पर बात कर रहा था। कुछ देर बाद प्रशांत ने फोन काट दिया और दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर कर दी। कॉफी पीते पीते प्रशांत ने कहा, सौम्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? सौम्या को अचानक झटका लगा, जैसे वो किसी नींद से जागी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप कहाँ और मैं कहाँ? प्रशांत बोला, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आज कोई मीटिंग नहीं थी। मैं काफी दिनों से तुमसे ये बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो हम इस बारे में आगे बात नहीं करेंगे। सौम्या बोली, सर ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ समय दीजिए। अचानक इतना बड़ा फैसला मैं कैसे ले सकती हूँ? प्रशांत ने आगे कहना शुरू किया, सौम्या, तुम अपना समय लो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम मना भी करोगी तो हमारी दोस्ती पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, न ही हमारे काम पर। सौम्या उठकर चली जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका रात का सपना सच हो रहा था, दूसरी ओर उसे लग रहा था इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी भला वो क्यों उससे शादी करेंगे। उनके लिए लड़कियां पलके बिछाए बैठी होंगी। सौम्या 2 दिन ऑफिस नहीं गई। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। तीसरे दिन जब वह ऑफिस पहुंची तो वह प्रशांत से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो प्रशांत का फोन था। सौम्या ने फोन सुना तो प्रशांत ने उसे अपने केबिन में बुला लिया। सौम्या, क्या बात है? 2 दिन से कहाँ थी? तुमने क्या फैसला किया? मैं पिछले 2 दिन से बहुत परेशान था, आज तो अपना फैसला बता ही दो। सौम्या बोली, सर, आपके और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है, यह आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्रशांत यह सुनकर हंसने लगा।
तुम भी कमाल करती हो, बस इतनी सी बात, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सौम्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अब दोनों ऑफिस के बाद मिलने लगे, ढेर सारी प्लानिंग करने लगे, जैसे शादी के बाद कहाँ घूमने जाएंगे, घर के पर्दे कैसे होंगे, शादी में किस किस को बुलाया जाएगा। कुछ दिन बाद दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को एक दूसरे से मिलवा दिया। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। शादी के कुछ ही दिन रह गए थे, तभी एक प्रोजेक्ट को लेकर प्रशांत और मैनेजमेंट में बहस हो गई। प्रशांत को नौकरी छोड़नी पड़ी। उस दिन सौम्या और प्रशांत दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे। इस बात को 15 दिन बीत गए। प्रशांत ने कई दूसरी कंपनी में आवेदन किया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। 1 महीने तक तो प्रशांत और सौम्या दोनों शाम को उसी जगह मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे सौम्या का आना कम हो गया। कई बार तो प्रशांत बैठा बैठा उसका इंतजार करता रहता था, लेकिन सौम्या आना तो दूर, फोन भी नहीं उठाती थी। आज के दिन सौम्या ने प्रशांत को साफ बता दिया था कि वह प्रशांत को छोड़कर जाना चाहती है। प्रशांत बोला, सौम्या, मैंने तो कभी तुम्हारी पोजीशन को अपने आड़े नहीं आने दिया। आज मेरी नौकरी चली गई तो तुम मुझसे किनारा करने की सोच रही हो। सौम्या उठकर चली जाती है। उसने इतना ही कहा, प्रशांत, मुझे नहीं लगता कि तुम अब तरक्की कर पाओगे। फिर मेरे घर वाले अगर मेरे फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ। ये कहकर सौम्या उठकर चली गई। प्रशांत चुपचाप अपने घर आया और अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक रोता रहा। सौम्या उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। उसे उससे बहुत नफरत हो गई थी। कुछ दिन बाद प्रशांत सब कुछ भूलकर नौकरी खोजने लगा। कुछ ही दिनों में उसे एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। यह कंपनी पहली कंपनी से बड़ी थी। प्रशांत की सैलरी डबल हो चुकी थी। कुछ दिनों में यह खबर सौम्या को मिल गई। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसकी मम्मी ने कहा, अरे तू एक बार जाकर माफी मांग ले, क्या पता वह मान जाए। वैसे भी वह तुझ पर लट्टू था। एक दिन सौम्या बिना बताए प्रशांत से मिलने पहुंच गई। उसे देखकर प्रशांत ने कहा, देखा सौम्या, अब मैं पहले से भी बड़ी कंपनी में आ गया और मेरी सैलरी डबल हो गई है, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहां से। सौम्या चुपचाप उसके केबिन से बाहर आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी आलस की कीमत। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर की भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। सोहन बोला, माँ क्या बनाया है? माँ बोली, पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वो फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से पानी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मग्गा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? सोहन बोला, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा बोली, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है, तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोहन बोला, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में
पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वो कुछ कहती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीरदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुमित्रा बोली, सुनो जी, पहले खाना खा लेते। कबीरदास बोले, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो, सोहन के हाथ से खाना भेज देती। सुमित्रा बोली, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीरदास बोले, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वो कोई काम भी नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में घुस जाए या कोई हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। सोहन बोला, पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। कबीरदास बोले, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वो पिताजी के जाने के बाद माँ से बोला, माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा सोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने ये सब पहली बार देखा था। वो आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। ये देखकर सोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत के माधो काका आए। माधो काका बोले, सोहन, मेरे खेत में पानी हो गया है, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। सोहन बोला, काका, मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। माधो काका बोले, बेटा, कभी पिताजी के साथ खेत पर भी आया है जो तुझे पता होगा। माधो काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी सोहन के खेत की ओर कर दिया। माधो काका बोले, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माधो काका दौड़ते हुए आए। नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधो काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन बोला, काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? माधो काका बोले, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। सोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा सोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। कबीरदास बोले, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर, आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं।
सोहन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाने को दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सुमित्रा बोली, जी अब क्या होगा, आधी फसल तो बर्बाद हो गई। कबीरदास बोले, सुमित्रा कोई घाटे का सौदा नहीं है, आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। कबीरदास ने सोहन को बुलाया, बेटा अब तो जो नुकसान होना था वो हो गया, अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। सोहन बोला, पिताजी आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए, मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सोहन अब एक कर्मठ मेहनती इंसान बन चुका था। धन्यवाद। नमस्कार, चलिए सुनते हैं कहानी लालची सास। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए काफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। रेखा बोली, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? यहाँ तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही काफी पीने की आदत है। लता बोली, माँ जी मैं आ रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी बोली, बस हर बात में बहाना, पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट है, ये सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा, यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज दी। रवि बोला, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना है वो पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। पापा से बोला, अब मुझसे नौकरी नहीं होती, वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। पापा बोले, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वे कहाँ से आएंगे? रवि बोला, वही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बनाकर लाती है। रवि कहता है, लता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो। लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, रवि मेरे पिता के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। ये सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। रवि बोला, क्या बकवास कर रही हो, ज्यादा जुबान चलने लगी है। लता बोली, रवि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। रवि बोला, नहीं हमारे घर में ये सब नहीं होता, तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। लता बोली, मुझे पता था आप यही कहेंगे, मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्दी ही तलाक ले लूंगी। ये सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहां आ गई। रेखा जी बोली, देख लिया बहू को सिर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। लता बोली, ठीक है मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ, आप मेरा सारा सामान
और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा जी बोली, सुनो ये क्या कह रही है? मुकुल जी बोले, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। लता बोली, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूं मैं, अब मुझसे ये दिन भर की ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा जी बोली, इसके बाप को फोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। लता बोली, माँ जी मेरे पिता हार्ट पेशेंट है, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार भी आप लोग होंगे। रवि बोला, ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की है। लता बोली, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी, तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। लता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लता बोली, कोमल मैं आ तो गई हूं, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल बोली, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटी मुझे तूने क्यों नहीं बताया? लता बोली, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिताजी बोले, बेटी मैं इतना कमजोर नहीं हूं, तू चिंता मत कर, घर आ जा। लता बोली, नहीं पापा मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े, साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वो कोर्ट में जमा करवाता था। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी ममता की आस। गुल्लू खेत के पास बनी पगडंडी पर चला आ रहा था, तभी सामने से उसके चाचा राम लखन आते दिखाई दिए। गुल्लू जल्दी में था, वह उनके बराबर से निकल गया, लेकिन उसने उन्हें देखा ही नहीं। राम लखन जी ने गुल्लू को टोकते हुए कहा, क्यों बे चाचा दिखाई नहीं दे रहे हैं? ये नहीं कि राम राम भी कर ले। यह सुनकर गुल्लू झेंप गया, माफ करना चाचा, मैंने देखा ही नहीं, वो घर जल्दी पहुंचना था। राम राम चाचा। लेकिन तब तक राम लखन चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हाँ हाँ भैया ने मना किया होगा, बंटवारा क्या हुआ, सबके रंग बदल गए। गुल्लू बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। राम लखन और तिलक राज दोनों सगे भाई थे। दोनों भाई दिन भर खेतों में मेहनत करते, अच्छी फसलें होती और घर में हमेशा अन्न के भंडार रहते थे। राम लखन अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। एक दिन उनके पिता का देहांत हो गया। धीरे धीरे तिलक राज ने खेतों पर जाना बंद कर दिया। अब सारा काम राम लखन के सिर पर आ गया था। तिलक राज बड़े होने के कारण पैसे का हिसाब किताब रखता था और धीरे धीरे उसने राम लखन को घाटा दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन राम लखन भी सब समझता था। बड़े भाई की इज्जत के कारण वो कुछ बोल नहीं पाता था। पानी जब सिर से ऊपर हो चला
तो एक दिन राम लखन ने बंटवारे की बात कर दी। भैया, मुझे लगता है पिताजी के जाने के बाद हमें बंटवारा कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम बंटवारा कर लेते हैं। तिलकराज कहाँ मानने वाला था। वाह, अभी पिताजी को गए 1 साल भी नहीं हुआ और इन्हें बंटवारा करना है। क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आ गई? भैया, मुझे लगता है आप पैसों में हेरा फेरी करते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फसल भी अच्छी होती है, फिर भी घाटा क्यों होता जा रहा है? राम लखन की बात सुनकर तिलकराज ने लाठी उठा ली। तू मुझे चोर बता रहा है? एक शब्द और बोला तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। तभी तिलकराज की पत्नी सुजाता बीच में आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी शादी के समय ये 6 साल के थे, बच्चे की तरह पाला है इन्हें। जो मांग रहे हैं इन्हें दे दीजिए। तिलकराज कुछ नर्म पड़ा और हो गया घर और खेतों का बंटवारा। तिलकराज ने अब अपने खेतों के लिए मजदूर रख दिए थे जो काम करते थे। राम लखन अकेला ही पूरा काम संभाल रहा था। राम लखन की पत्नी सुमन अक्सर बीमार रहती थी। उनकी 2 बेटियां थीं, लता और आशा। इधर तिलकराज के एक बेटा था, बेटे का नाम था गुल्लू। एक दिन सुबह जब तिलकराज खेत में जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा राम लखन के घर में कोई नहीं है। खेत पर पहुंचा तो देखा खेत में भी राम लखन नहीं था। तिलकराज मजदूरों को खेत का काम समझाकर घर आ गया और अपनी पत्नी सुजाता को पता लगाने के लिए बोला, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। तिलकराज और सुजाता ने पूरे गांव में पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं लग पा रहा था। उन्हें लगा रातों रात दोनों सब कुछ बेचकर भाग गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन राम लखन अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस आया। सुजाता ने जाकर पूछा, क्या हुआ भैया, कहाँ चले गए थे और सुमन कहाँ है? ये सुनकर दोनों बेटियां अपनी ताई से लिपट कर रोने लगी। ताई जी, माँ हमें छोड़कर चली गई। ये सुनकर सुजाता का कलेजा धक से बैठ गया। उसने राम लखन की ओर देखा। तब राम लखन रोते हुए बोला, भाभी, उसको उसकी बीमारी खा गई। सार के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसे बचा ना सका। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। सुजाता झट से बाहर गई और गुल्लू को अपने पिता को बुलाने भेजा। गुल्लू खेत पर पहुंचा। पिताजी, पिताजी, माँ और चाचा दोनों रो रहे हैं, जल्दी घर चलो। तिलकराज तेजी से घर की ओर चल दिया। घर आकर पूरी बात को समझा। राम लखन को गले लगाया और बोला, चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सुजाता ने दोनों बच्चियों को संभाला। 13वीं के बाद सभी मेहमान जाने लगे तो तिलकराज ने सबको रोका और कहा, मुझे कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि हमने जो बंटवारा किया था उसे रद्द कर दें। मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता। राम लखन, तू सारा काम संभाल ले, सारे पैसे भी रख ले। तेरी दोनों बेटियों की शादी हम मिलकर करेंगे। राम लखन बोला, भैया, मुझे भी अब जमीन जायदाद और खेत घर की कोई लालच नहीं है। बस मेरी बेटियों को माँ का प्यार मिल जाए। भाभी, इन्हें संभाल लो। मैं अब हरिद्वार जाना चाहता हूँ, मेरा सब कुछ आप रख लो। ये सुनकर तिलकराज रोने लगा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? हरिद्वार जाने का समय तो हमारा है, तू कहीं नहीं जाएगा। आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये सब देखकर सुजाता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, देवर जी, जब मैं आपको पाल सकती हूँ तो क्या दोनों बेटियों को अनाथ छोड़ दूंगी? मेरी ममता में न कोई पहले कमी थी और न अब होगी। हाँ, जिस पैसे के हेरफेर का इल्जाम आपने इन पर लगाया था, वो सारा पैसा इन्होंने शहर के सरकारी बैंक में जमा कर रखा है, तुम्हारी बेटियों के नाम पर। तिलकराज ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ छोटे, मैं चाहता था कि सारा पैसा खर्च ना करके उसमें से कुछ बचा लिया जाए। बस एक गलती कर दी कि तुझे बिना बताए ये सब कर दिया मैंने। राम लखन अपने बड़े भाई के पैरों पर गिर जाता है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए,
मैंने आपसे कितनी लड़ाई की। तिलक राज ने उसे उठाकर गले लगा लिया। इस तरह दोनों परिवार एक हो गए। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी नौकर का कर्ज। रितेश, तुम स्कूल जाओगे या नहीं? माँ की आवाज सुनकर रितेश ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। शारदा जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके उन्होंने कहा, बेटा, स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर क्या बनोगे? क्या मेरी तरह मेहनत मजदूरी करोगे? हाँ माँ, मैं अभी से काम करना चाहता हूँ। आपको काम करता देख मुझे बहुत दुख होता है। रितेश की आंखें नम थी। यह सुनकर शारदा जी की भी आंखें नम हो चली थी। पहले पद की बीमारी से जूझती रही, कभी किसी अस्पताल में दिखाया, कभी किसी में। बाद में पता लगा कि दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। 1 साल पहले वे चल बसे थे। तब से घरों में काम करके किसी तरह अपने 8 साल के बेटे को पढ़ाना चाहती थी। शारदा जी ने रितेश को समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी चिंता छोड़ दे, मैं सब कुछ कर लूंगी, बस तू किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर हमारे पहले जैसे दिन आ जाएंगे। तुझे याद है तेरे पापा कितने अच्छे से हमें रखते थे? उनके बीमार पड़ते ही सब कुछ बिक गया। अब तो बस ये मकान ही बाकी है। इसे बचाए रखना है तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। रितेश बोला, माँ, इस समय हमें पैसों की जरूरत है। पापा की बीमारी में जो कर्ज लिया था वो कैसे चुकेगा? जब कर्जदार आकर तुम्हें गालियां सुनाते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शारदा जी बोली, बेटा, सब धीरे धीरे चुक जाएगा। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तू मेरी बात मान, पढ़ना मत छोड़। रितेश उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोला, माँ, आपको पता है कितनी फीस है मेरे स्कूल की? पापा ने इतने बड़े स्कूल में दाखिला करा दिया। वहाँ की फीस में आपके आधे महीने की कमाई चली जाती है। कर्ज कैसे उतरेगा? शारदा जी भी मन ही मन यह बात समझती थी। उनकी हैसियत नहीं थी अब उस स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन उन्हें याद है उनके पति ने कैसे भाग दौड़ करके रितेश का एडमिशन करवाया था। उनका सपना था कि रितेश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। जब तक राजेश जी जिंदा थे, शारदा जी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। घर में हमेशा पार्टियां होती रहती थी। कभी कोई मेहमान, कभी कोई, हमेशा आते रहते थे। उनके स्वागत सत्कार में शारदा जी को बहुत खुशी मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे वो एक बड़े से परिवार के साथ रहती हैं। सब लोग उनका हाल चाल पूछते। लेकिन जब से राजेश जी बीमार हुए, धीरे धीरे सबने किनारा कर लिया। जहां तक कि जब राजेश ने प्राण छोड़े, वहां शारदा जी और रितेश के अलावा कोई नहीं था। एम्बुलेंस घर आई, तब कुछ पड़ोसियों ने मदद की और उनका अंतिम संस्कार कराया। उस दिन से आज तक उनका एक भी करीबी रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आया। हाँ, एक दूर के रिश्तेदार ने कई बार मकान खरीदने की बात की, लेकिन शारदा जी ने उसे फटकार दिया। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को समझा रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। शारदा जी ने गेट खोला तो सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। तुम ही राजेश की पत्नी हो? उन्होंने भारी सी आवाज में पूछा। शारदा जी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, जी मैं ही हूं, लेकिन आप कौन हैं और इन्हें कैसे जानते हैं? बेटी, क्या मैं अंदर आकर बैठ सकता हूं? बहुत दूर से आया हूं। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? एक ही सांस में सब कुछ बोलकर वे बुजुर्ग जवाब का इंतजार करने लगे। शारदा जी ने कहा, हाँ हाँ, आप अंदर आइए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। शारदा जी के जाने के बाद बुजुर्ग सामने पड़ी एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गए। रितेश से बात करते हुए उन्होंने पूछा, बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी 3rd में।
इतना कहकर रितेश चुप हो गया। शारदा जी पानी लाई। पानी पीकर बुजुर्ग ने कहा, बेटी यहाँ बैठो, मेरा नाम शांति लाल है। तुम्हारे पति मेरे ही कंपनी में काम करते थे। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने मेरे यहाँ नौकरी कर ली थी। धीरे धीरे उन्होंने मेरा विश्वास जीत लिया। मेरी कंपनी की सारी जिम्मेदारी वे अकेले संभाल रहे थे। इसी बीच मेरी तबीयत खराब रहने लगी। फिर मेरे बेटे ने कंपनी संभाल ली। मैंने अपने बेटे से कहा था, बेटा राजेश जी को कभी कोई परेशानी नहीं आने देना। मैंने कंपनी आना छोड़ दिया। अपना इलाज कराने के लिए मैं विदेश चला गया। अभी 1 सप्ताह पहले ही वापस आया हूँ तो पता चला राजेश जी नहीं रहे। मुझे बहुत अफसोस है। जिस आदमी ने मेरी बीमारी में भी मेरी कंपनी को डूबने नहीं दिया, उसके अंतिम समय में मैं उसका साथ ना दे सका। मेरे बेटे ने केवल 1 महीने की सैलरी देकर आप लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। काश मैं यहाँ होता तो उनका ढंग से इलाज करवा पाता। या कहते कहते वे रुक गए और कुछ देर के लिए खामोश हो गए। शारदा जी ने कहा, जी सेठ जी, वो आपके बारे में बहुत बात करते थे। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। शांतिलाल जी ने शारदा जी की ओर देखा और कहा, नहीं बेटी, मैं राजेश का गुनहगार हूँ। मैं होता तो उनका अच्छे से इलाज करवाता। खैर, अब जो हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता। अब तुम चिंता मत करो। राजेश की सैलरी जब तक तुम्हारा बेटा 18 साल का नहीं हो जाता तुम्हें मिलती रहेगी। कल मैं रहूं या ना रहूं, सैलरी तुम्हारे खाते में आती रहेगी। अपने बेटे को खूब पढ़ाओ। राजेश के सारे काम तुम पूरे करो। ये सुनकर शारदा जी रोने लगी। रितेश की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। शारदा जी ने कहा, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी। भला कौन ये सब करता है। मरते समय भी उन्होंने कहा था, काश सेठ जी होते तो मेरा ध्यान रखते। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनके सेठ जी उनके जाने के बाद भी उनका ख्याल रख रहे हैं। शांति लाल जी बिना कुछ बोले चल दिए। जाते समय उन्होंने कहा, बेटा पढ़ लिख कर अपने पिता जैसा बनना, जिनकी कमी हम आज भी महसूस करते हैं। उनके जाने के बाद रितेश अपनी माँ से लिपट गया। माँ, मैं खूब पढ़ूंगा, कल से मैं स्कूल जाऊंगा। अगले दिन ही शारदा जी के अकाउंट में सैलरी आ गई। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन शारदा जी के मन में आया कि एक बार शांति लाल जी से मिलकर उनका शुक्रिया अदा कर दिया जाए। वे पता मालूम करते करते उनके बंगले के पास पहुंची। चौकीदार ने पता किया तो पता लगा वे जब विदेश से आए थे उसके 15 दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे चल बसे। शारदा जी के आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या वो केवल उनका भला करने आए थे या अपना कर्ज उतारने? यही सब सोचकर वे घर की ओर चल दी। इसके बाद भी हर महीने सैलरी आती रही। रितेश की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी। जब भी शारदा जी सैलरी के पैसे बैंक से निकालती, उनकी आंखें नम हो जाती थी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी रिश्तों में कड़वाहट। कुसुम आज बहुत खुश थी। उसके भाई रचित का फोन आया था कि वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। कुसुम ने सुबह जल्दी उठकर अपने पति साहिल को जगाया। कुसुम बोली, सुनो जी, रचित की ट्रेन आने वाली होगी, आप जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वे पहली बार आ रहे हैं, उन्हें तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता है। साहिल बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कौन सा VIP आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊं?
अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह नींद खराब कर दी। ये कहकर साहिल दोबारा सो गया। कुसुम अपने पति के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसके ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता है तो साहिल सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते हैं और जब तक वे यहाँ रहते हैं उनके साथ साथ रहते हैं और जिद करके उन्हें कई कई दिनों तक रोकते हैं। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते हैं। लेकिन आज साहिल को क्या हो गया, यही सब सोचकर कुसुम परेशान हो गई। उसने साहिल से तो कुछ नहीं कहा, बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, माँ जी आज नाश्ते में और खाने में क्या बनेगा? माँ जी बोली, अरे बनेगा क्या, वही जो रोज बनता है। कुसुम बोली, लेकिन माँ जी आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। माँ जी बोली, कोई जरूरत नहीं है अपने पीहर वालों की खातिर करने की, नहीं वे लोग यहीं फैल कर रहेंगे। कुसुम की आंखों से आंसू छलकने लगे। वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद रचित का फोन आया। रचित बोला, दीदी आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ जाता हूँ। कुसुम ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दिया और फिर सीधा साहिल के पास चली गई। कुसुम बोली, साहिल आज भैया पहली बार हमारे इस नए घर में आ रहे हैं, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। साहिल बोला, नहीं कुसुम, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, हो सका तो शाम को जल्दी आ जाऊंगा। कुसुम चुपचाप अपने काम में लग गई। साहिल नाश्ता करके ऑफिस चला गया। माँ जी भी नाश्ता करके पड़ोस में चली गई। कुछ देर बाद घंटी बजी। कुसुम ने दरवाजा खोला तो देखा उसका भाई रचित, भाभी सपना और उनकी बेटी बबली खड़ी थी। भाई को इतने सालों बाद देखकर कुसुम की आंखें भर आई। वह भाई के गले लगकर रोने लगी। रचित भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर कई सालों बाद अपनी बहन को देख पाया था। कई सालों से केवल फोन पर ही बात हो पा रही थी। रचित बोला, दीदी क्या बात है, आप रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, भाई तुझे देखकर बहुत खुशी हुई, यह खुशी के आंसू हैं। उसके बाद कुसुम ने अपनी भाभी सपना और उनकी बेटी बबली को गले लगा लिया। कुसुम ने मिलने के बाद सबको सोफे पर बैठाया और जल्दी से रसोई से पानी लेने चली गई। रचित ने कुसुम के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए पूछा, दीदी जीजा कहाँ हैं? कुसुम के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उन्हें छिपाते हुए उसने हंसते हुए कहा, वे तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस से जरूरी काम आ गया, पर वे काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। भैया चलो सब छोड़ो, चलो ये बताओ इतने दिनों बाद बहन की याद कैसे आई? रचित बोला, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानती हो पिताजी के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पिताजी ने काफ़ी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली है, जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। कुसुम बोली, क्या हमारी दुकान चली गई? लेकिन क्यों? और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? रचित बोला, दीदी आपकी शादी और मेरी शादी पर पिताजी ने कुछ कर्ज ले लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज चुका ना सके, जिसके कारण दुकान छोड़नी पड़ी। आपको ये सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था। कुसुम बोली, लेकिन भैया आप एक बार बता देते तो मैं कुछ मदद कर देती कर्ज उतारने में, मेरी शादी का ही तो कर्ज था। रचित बोला, बहन कैसी बात करती हो, ये मेरा फर्ज था,
जो मैं निभा ना सका। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। वो भी बबली का एग्जाम इसी शहर में है, जिसका सेंटर भी यहीं पड़ा है। कुसुम बोली, अच्छा, मेरी बेटी का पेपर है। बेटा कैसा पेपर है? बबली बोली, बुआ जी, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है। यदि सिलेक्शन हो गया तो यहीं नौकरी लग जाएगी। कुसुम बोली, भैया, अपनी बबली कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। चिंता मत कर बेटा, तू जरूर पास हो जाएगी। कुसुम ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके रचित बबली को सेंटर दिखाने ले गया। कुसुम और सपना खाने की तैयारी करने लगी। सपना बोली, दीदी, आप हमें देखकर रो क्यों पड़ी थी? क्या कोई परेशानी है? कुसुम बोली, भाभी, मैं बड़े मजे में हूँ, लेकिन भैया को देखकर माँ पिताजी की याद आ गई। भैया के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसलिए रोना आ गया। दोपहर को माँ जी वापस आई। कुसुम की भाभी को देखकर उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कोई आया ही नहीं है। सपना ने माँ जी के पैर छुए तो वे कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे हर दोपहर को टीवी पर सत्संग देखती थी। कुसुम उनका यह व्यवहार देखकर हैरान थी। वह माँ जी के कमरे में गई। कुसुम बोली, माँ जी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है। माँ जी बोली, ये सब कब जाएंगे? मुझे घर में सुकून चाहिए। कुसुम बोली, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? भाभी सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। माँ जी बोली, बुरा लग रहा है तो लगे, जब तक यहाँ हैं मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। कुसुम बोली, लेकिन माँ जी, क्या बात है? माँ जी बोली, तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है? शादी में कहा था कार बाद में दे देंगे, आज तक कार का पता नहीं है। कुसुम बोली, माँ जी, धीरे बोलिए, आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे। कर्जे के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब तो भैया नौकरी करके अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, कार कहाँ से देंगे? माँ जी बोली, अच्छा, तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसों पर मौज उड़ाने यहाँ आए हैं। कुसुम बोली, नहीं माँ जी, वे तो बबली के एग्ज़ाम के चक्कर में आए हैं। माँ जी बोली, ठीक है, इनसे कह दे पेपर खत्म होते ही यहाँ से चले जाएं। कुसुम की आंखों में आंसू थे। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वो अंदर तक कांप गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब कुछ सुन लिया। कुसुम जल्दी से आंसू पोंछकर रसोई में गई तो देखा सपना बर्तन साफ कर रही थी। सपना बोली, दीदी, खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर दूं। कुसुम बोली, भाभी, मैं जानती हूँ आपने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन आपको मेरी कसम भैया से कुछ मत बताना। सपना बोली, दीदी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुना, बस यह समझ में आया कि माँ जी हमसे नाराज़ हैं। वैसे भी बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना। कुसुम सपना से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर में रचित और बबली भी आ गए। सपना ने खाना परोस दिया। रचित खाना खाकर कुछ देर में सोने चला गया। शाम को साहिल अपने समय पर आया। रचित ने साहिल के पैर छुए। साहिल बोला, हाँ रचित, कैसे हो? इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? रचित बोला, जीजा जी, बेटी का पेपर था। साहिल बोला, अब तो मौज कर रहे होगे, दुकान कैसी चल रही है? रचित बोला, नहीं जीजा जी, दुकान तो कर्ज में चली गई, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। साहिल बोला, ओह, बहुत अफसोस हुआ। वैसे कब तक रुकने का विचार है? साहिल ने रूखेपन से पूछा। रचित बोला, बस कल बबली का पेपर दिलवाकर शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। साहिल बोला, ठीक है, सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हूँ। साहिल अपने कमरे में चला गया।
उसने कुसुम से खाना वहीं लाने को कहा। कमरे में जाकर कुसुम बोली, आप भैया के साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। साहिल बोला, देखा नहीं, तुमने दुकान के सारे पैसे मार कर बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। कुसुम को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन साहिल रचित से मिले बगैर ऑफिस चला गया। शाम को बबली पेपर देकर वापस आई तो रचित ने कुसुम से बात की। रचित बोला, दीदी मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसलिए जीजा जी और माँ जी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वह रोने लगा। कुसुम बोली, भैया माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं आप लोगों का ढंग से सत्कार भी नहीं कर सकी। सपना बोली, दीदी आप परेशान ना हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद एक दिन बबली का फोन आया। बबली बोली, बुआ जी मेरी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। कुसुम बोली, सच? लेकिन तूने तो कहा था अभी एक पेपर और देना है। बबली बोली, हाँ बुआ जी हम आए थे, लेकिन वहीं स्टेशन पर ही रुक गए। पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। कुसुम बोली, तू तो यहाँ आएगी ना, या तू भी नाराज है? बबली बोली, नहीं बुआ जी नाराज तो नहीं है हम, मुझे तो रहने की जगह भी यहीं मिल गई है। आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता है। कुसुम बोली, मैं सब समझती हूँ, भैया से कहना मुझे माफ़ कर दें। ये कहकर कुसुम ने फ़ोन काट दिया और रोने लगी। अब रचित कभी कभी फ़ोन करके अपनी बहन का हाल चाल पूछ लेता है, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट कुसुम को महसूस कर जाती है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी रिश्तों में कड़वाहट।